नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीएनए सीरीज में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पे 10वां सीरीज देखने वाले हैं। तो चलिए आइए आज का सीरीज हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका वेटलैंड साइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 5 प्रमुख ऐसे स्थल है जिसको वेटलैंड साइट में सम्मिलित किया गया है। तो ये 5 वेटलैंड साइट जो है वो कौन कौन से हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। साथ ही साथ में ये देखते हैं कि कौन कौन से राज्य के जो स्थल हैं वो वेटलैंड साइट में शामिल हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे सामने बन सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। वेटलैंड साइट जो है सबसे प्रमुख अगर हम देखेंगे तो इसे हिंदी में आर्द्र भूमि स्थल कहा जाता है। आर्द्र भूमि स्थल वह स्थल होता है जो भूमि एवं जल का संक्रमण जो क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जो जोन होता है, उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं, जिसमें नमी उपस्थित होती है। ये छोटे मोटे कीट मकोड़े सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त आवास स्थल माना जाता है। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु और अगर हम कर्नाटक के प्रमुख क्षेत्रों को देखेंगे तो रामसर साइट के जो वेटलैंड साइट है उसमें सम्मिलित किया गया है। तमिलनाडु में से 2 स्थल और कर्नाटक में 3 स्थल, टोटल 5 नए वेटलैंड साइट में सम्मिलित किए गए हैं। तो सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक के जो 5 नए वेटलैंड साइट सम्मिलित किए गए हैं ये कौन कौन है, इसको भी आइए हम लोग समझते हैं। तमिलनाडु में हमको 2 नाम याद रखने हैं और कर्नाटक में हमको 3 नाम याद रखने हैं। तमिलनाडु के 2 नाम में पहला नाम याद रखना है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा याद रखना है लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन। उसके बाद हम कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में हमको 3 नाम याद रखना है। पहला अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, दूसरा अघनाशिनी मुहाना और तीसरा मग्दी-केरे संरक्षण रिजर्व। पहले यदि हम रामसर साइट में अगर हम देखेंगे तो भारत के 75 ऐसे स्थल जो थे वो सम्मिलित थे, लेकिन अब ये 5 नए सम्मिलित होने के बाद अब भारत में अगर हम आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या की बात करें तो 80 हो जाएगी। इसलिए प्रमुख रूप से आप याद रखेंगे कि अब 75 से बढ़कर कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये जो वेटलैंड साइट है वो है क्या। तो हम आर्द्र भूमि के बारे में तो बात कर लिए, लेकिन आर्द्र भूमियों को संरक्षण रखने के कारण हम वैश्विक स्तर पर एक बैठक लेकर के आए, उसका नाम था रामसर समिट या रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इनका आयोजन जो है रामसर जगह है और यही बैठक होने के कारण रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 2 फरवरी 1971 को वैश्विक स्तर पर बैठक होती है और आर्द्र भूमि के संरक्षण का बात कहा जाता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर होने के कारण 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसलिए हम लोग इसे वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करते हैं तो यह बैठक तो 2 फरवरी 1971 को आयोजन हुआ था, लेकिन भारत जब इसमें शामिल हुआ तो 1 फरवरी 1982 को शामिल होता है। याद रखिएगा कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसलिए वैश्विक स्तर पर भी मनाया गया 2024 में, और इसका थीम रखा गया आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। क्लियर है, सबसे प्रमुख बातें हैं, ध्यान रखिएगा। पहली बार आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। क्लियर है, 2 फरवरी 1971 को बैठक होता है, इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम याद रखने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 1997 से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है मनाने की, और खास बात ये करें तो 2024 में इसका थीम रखा गया है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। क्लियर है, भारत जो है इस कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को सम्मिलित हुआ। क्लियर है, इस प्रकार से रामसर सम्मेलन के बारे में याद रखना था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं तो हाल ही में अभी बहुत चर्चा में चल रहा है सार्वजनिक परीक्षा विधेयक। ये सार्वजनिक परीक्षा विधेयक जो है ये क्या चीज है, तो ध्यान से समझिएगा। सार्वजनिक परीक्षाओं में अगर हम बात करेंगे तो जो गड़बड़ी हो जाती है, जैसे प्रश्न पत्र का लीक हो जाना या पेपर का रद्द हो जाना, ऐसे बहुत सारे कारण के कारण प्रतिभागियां हर साल जूझ रहे हैं, जिसके कारण वर्तमान सरकार के द्वारा लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक जो है 2024 प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लेकर के आना। इसलिए जो पेपर लीक माफिया के खिलाफ सरकार
सख्त होकर के इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत की थी। अब इस सार्वजनिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है, क्या होता है सार्वजनिक परीक्षा, तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिसूचित परीक्षा होगा उसे ही हम लोग सार्वजनिक परीक्षा कहते हैं। अगर इन सार्वजनिक परीक्षाओं की बात करें तो इसमें हम 5 परीक्षाओं को मेन रूप से सम्मिलित कर चुके हैं, जिसका नाम जैसे देखेंगे तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग हो गया, एसएससी याद रखना है, कर्मचारी चयन आयोग, इसके साथ साथ रेलवे भर्ती बोर्ड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और अन्य जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं तो उनको सार्वजनिक परीक्षा कहा गया है। इस बिल का उद्देश्य क्या था, विधेयक का उद्देश्य क्या था, तो जैसे प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, कदाचार के कारण जो है वो पेपर में विलंब हो जाता है या रद्द हो जाता है, उसके साथ साथ देखेंगे तो परीक्षाओं में आवेदन से लेकर के अंतिम परिणाम तक जो है वो काफी लेट हो जाता है। इसलिए ये सभी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ये बिल लेकर के आया गया है। अनुचित तरीकाओं में लिप्त जो भी व्यक्ति या संगठित समूह या संस्थान होगा उसको प्रभावी ढंग से या कानूनी तौर पर उन पे नियंत्रण लेकर के आना, उन पर सख्त कार्यवाही करने के दृष्टिकोण से ये बिल को लेकर के आया गया है कि इन लोगों को कानूनी रूप से रोका जा सके। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये बिल का उद्देश्य था, इनका लाने का कारण ये था कि ये क्यों आवश्यक है। अब अगर इस बिल में अगर हम सजा का प्रावधान करें तो सजा का भी प्रावधान रखा गया है कि गलत तरीके से व्यक्ति, संस्था या संगठन जो भी इसमें सम्मिलित होते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जैसे यदि हम देखेंगे तो यह विधेयक जो रहेगा वो संज्ञेय होगा, गैर जमानती होगा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, गैर समन योग्य होंगे। गैर समन योग्य का मतलब यह होगा कि यदि कोई आपका व्यक्ति जो है शिकायत करता है, शिकायत करने के बाद जो है उस शिकायत को वापस नहीं ले पाएगा। क्लियर है? इसी को हम लोग गैर समन योग्य कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा, शिकायतकर्ता द्वारा मामला वापस नहीं लिया जा सकता, इसे ही गैर समन योग्य अपराध कहेंगे। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हो गया या व्यक्तियों हैं, यदि इसमें सम्मिलित होता है तो याद रखिएगा 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथ ही साथ में यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो है जो जुर्माना देने के हालत में नहीं है तो उनके जो है सजा में कारावास की जो अवधि होगी उसे बढ़ा दिया जाएगा, अतिरिक्त कर दिया जाएगा। तो कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। अगर संगठित अपराध के लिए सजा कम से कम 5 साल या ये आगे बढ़ करके 10 साल भी हो सकती है। और खास बात ये याद रखना है कि यदि कोई सेवा प्रदाता द्वारा ये काम किया जाता है तो ध्यान रखिएगा उसके लिए 1 करोड़ का जुर्माना रखा गया है। साथ ही साथ में वो सेवा प्रदाता जो है 4 साल तक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि सेवा प्रदाता को 4 सालों के लिए परीक्षा आयोजित करने पर भी रोक लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ बात ये, यदि किसी संस्था को संगठित अपराध में दोषी पाए जाने पर उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस प्रकार से कठोर कानून लेकर के आकर हम प्रतिभागियों के लिए पारदर्शिता, विश्वसनीयता को लाने का प्रयास कर रहे हैं वर्तमान की सरकार। इसलिए बिल जो है वो लाया गया है जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो भारत ऊर्जा सप्ताह जो है 2024 जो है, इसके लिए तिथि आपको याद रखना है। 6 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक ये ऊर्जा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। खास बात यह कि कहां हो रहा है, इसका स्थान कहां है, तो गोवा में इसका स्थान है। उद्घाटन कौन करेंगे, तो याद रखिएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं इनके उद्घाटन करता होंगे। और ये जो संस्करण जो है वो दूसरा संस्करण होगा, क्योंकि पहला संस्करण जो है वो 2023 में लेकर के आया गया था। अभी वाला जो है वो 2024 में है। आपको मेन क्वेश्चन ये याद रखना है कि ऊर्जा सप्ताह का 2024 का डेट तो 6 से 9 फरवरी 2024 याद रखें। कहां आयोजन हो रहा है, तो गोवा में आयोजन होगा। उद्घाटन मोदी जी के द्वारा होगा, ध्यान रखिएगा। पहला संस्करण फरवरी 2023 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। अभी जो है दूसरा संस्करण है जो गोवा में आयोजन हो रहा है। क्लियर है? इस बातों को भी ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत रत्न सम्मानित।
जैसा कि हम जानते हैं कि भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है और खास बात यह है कि महत्वपूर्ण याद रखना है कि 1954 में इसका प्रारंभ होता है। अभी हाल ही में हम पिछले कुछ सीरीज में देखे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न जो है मरणोपरांत दिया गया है। ठीक, अब वर्तमान सरकार ने फिर एक बार भारत रत्न की घोषणा की है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। खास बात ये कि ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और प्रमुख बात ये याद रखना है कि ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें जो है व्यक्तित्व होंगे। आया बात समझ में क्लियर है? ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, किसी विशेष वर्ष में 3 लोगों को भी आपका भारत रत्न दिया जाता है। आया बात समझ में क्लियर है? इस बातों को भी ध्यान रखना है। एकमात्र खिलाड़ी जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से याद रखिएगा, भारत रत्न में सम्मानित अभी किसे किया जाएगा, तो याद रखना है लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। क्लियर? इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका बापू टावर। जो बापू टावर है वो पटना में बनाया जा रहा है। खास बात ये याद रखना है, पटना में 2018 से इसकी बनने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 6 मंजिला है, 120 फीट की ऊंचाई पे बापू टावर जो है गर्दनी बाग पटना में जो है बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये बापू टावर है जिसकी 6 मंजिला है, 120 फीट ऊंचाई है। विशेष बात ये कि ये तांबे से निर्मित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये देश का पहला तांबे से निर्मित राष्ट्रपिता को समर्पित बापू टावर है। क्लियर है? तो इस प्रकार से याद रखिएगा 2018 को शुरू किया गया था। तो बापू टावर कहां बनाया जा रहा है ये याद रखिएगा, गर्दनी बाग पटना। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो याद रखिएगा कि आप बार बार सुनते थे कि झारखंड में कुछ मुद्दाएं चल रही है। तो अभी जो है हेमंत सोरेन जी के इस्तीफा के बाद जो है नए मुख्यमंत्री किन्हें बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा अब झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री जो होंगे वो चंपई सोरेन जी होंगे। ध्यान रखिएगा, चंपई सोरेन जी याद रखना है, काफी याद रखना है इस बातों को, क्योंकि अभी हाल ही में झारखंड के जो मुद्दे हैं, चर्चाएं हैं, वो काफी चल रही है। इसलिए अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो होंगे वो चंपई सोरेन जी होंगे। क्लियर है? इस बातों को भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आज के सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप पटेल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को भी और अदर जो सोशल साइट हैं उसे भी आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सबसे पहले सूचना जो है वो आपको प्राप्त हो सके। क्लियर है? थैंक यू।